हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ा हुआ और टाइम बार्ड डेट का ये सारा का सारा खेल है दोस्तों। ये जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें न सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरह से अप्लाई हो रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अलावा लिमिटेशन एक्ट 1963 का पॉइंट भी यहां पर अप्लाई होगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 ये मेरे दोस्तों एक ऐसा एक्ट है जो कि उन सभी केसेस के बारे में बताता है जब आपने कोई केस फाइल करना है तो उसकी टाइम लिमिट कितनी होती है, यानी आपको वो कितने समय में केस दायर करना होता है। और अगर आप उस समय के दौरान ये केस दायर ना करें तो उसके बाद ये केस यूजलेस बन जाता है, फिर आप उस केस में उस पर्टिकुलर केस में उसको अप्लाई नहीं कर सकते, केस को दायर नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते। राइट, ये सारी की सारी कहानी दोस्तों आज हमने सीखनी है। और इसके अलावा उसी टाइम बार्ड से जुड़ा हुआ हमारा एक और काम होगा इसी के अंदर ही, कि कब इसकी पेमेंट भी पॉसिबल हो जाती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक शानदार इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं वो सुन लें कि भैया जो आईसीएस स्टडी मटेरियल के वीडियो सॉल्यूशंस वो चाहते थे कि भाई उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएं। देखो, प्रैक्टिकली वहां पर तो देखा जाए तो सॉल्यूशन सारे के सारे अवेलेबल है, लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें कि हमें आती नहीं। और ये बात हम क्लियरली जानते हैं कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो है मेरे भाई, वो कितना इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऑलरेडी कितने सारे लेक्चर्स मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिए और भी रिकॉर्ड करने वाला हूं। राइट, 25 लेक्चर्स में हमने फिलहाल जो जो इसमें आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चंस किए मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। यह है अकाउंटिंग प्रोसेस का एक लेक्चर, फिर सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का केस, बैंक रिकंसिलिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स के सेशन है, फिर डिबेंचर्स का सेशन है, डिबेंचर तो पूरा ही कराया हुआ वहां पर। उसके बाद एडमिशन, उसके दो सेशंस है, रिटायरमेंट के दो सेशंस है, डेथ के दो सेशंस है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, कंसाइनमेंट अकाउंट्स के दो सेशंस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी सारे के सारे मेथड है। अब सोचो कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको शर्त लगा के बोल सकता हूं कि भाई 40% तक पेपर मिनिमम एज इट इज आईसीआई के स्टडी मैट में से आना है। 40% मिनिमम बोल रहा हूं, एज इट इज। एज इट इज का मतलब होता है कि भैया वो सेम चीज उठ के आ जाएगी। नाम बदल दिए मान लीजिए, नाम बदलने से क्या होता है, काम भैया वही है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि 40 तो एज इट इज आएगा। इतना तो मिनिमम जो है आ ही जाता है। तो भैया अगर 40% आपके पक्के हो जाए इन क्वेश्चन से तो क्या बुराई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से कर लीजिए। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी मुझे इस वीडियो में लिखकर बताइएगा कि अगर आपकी और रिक्वायरमेंट है तो बचे हुए चैप्टर्स भी आपसे मैं शेयर करूंगा दोस्तों, जरूर करूंगा। और किसी भी चीज को अन अकेडमी पर जब आपने एक्सेस करना हो तो भैया ये कोड मैं आपको हमेशा बताता हूं, ये है सुधीर10। ठीक है, इसको यूज कर लीजिएगा। अच्छा, अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये सारे के सारे लिंक्स क्या हमें टाइप करने पड़ेंगे। अरे टाइप नहीं करने भाई, इन सबका मैंने लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सीधा उसे क्लिक करेंगे। अगर आपसे कोई इनवाइट कोड, कोई भी कोड पूछा जाए, सुधीर10 ये लिख सकते हैं आप, आपके लिए वो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज CA सुधीर ये कोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कोड इस्तेमाल करिए, ये आपके लिए ओपन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कोई बाइंग करनी है, कोई सब्सक्रिप्शन आप ले लेना है, तो भी भैया ये कोड अगर यूज करोगे तो उस पर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मेरी सारी की सारी लाइव क्लासेस, अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, बेसिक है भैया, सब अवेलेबल है वहां पर। आ जाओ और जबरदस्त तरीके से मजा पाओ। राइट, अब फिलहाल उस क्वेश्चन की ओर चलता हूं जो हमारा इस पर्टिकुलर पोजीशन पर टास्क है। मिस्टर वाई ने एक लोन दिया हुआ है मिस्टर जी को, 30 लाख रुपए का लोन है दोस्तों। और जी ने डिफॉल्ट कर दिया लोन की पेमेंट में। ड्यू डेट आई, लोन की डेट आई पेमेंट देने की, लेकिन भैया वो डिफॉल्ट कर दिया और डेट टाइम बार्ड हो गया। यानी लेने वाले ने पैसा जो है 3 साल तक लिया ही नहीं।
ड्यू डेट के 3 साल तक अगर आप कोई लीगल एक्शन नहीं लेते तो भैया फिर आप ये पैसा रिकवर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब आफ्टर द टाइम बार्ड डेट, डेट तो टाइम बार्ड हो गया, अब तो पैसा क्लेम कर ही नहीं सकते। लिमिटेशन एक्ट की बार लग गई, अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या करेगा, अब कॉन्ट्रैक्ट भी क्या करेगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पैसा तो मिलना नहीं है। लेकिन हमारे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बहुत ही शानदार चीज बताई गई है, जहां पर कहा गया है कि कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इवन विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माने जाते हैं। उनमें से ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति जो डिफॉल्टर था, जिसने लोन नहीं दिया, और लोन लेने वाला व्यक्ति भूल गया भाई, किसी तरीके से केस फाइल नहीं कर पाया, तो अब उसको पैसा तो मिलना नहीं, लॉफुली वो पैसा क्लेम कर नहीं सकता अभी। लेकिन अगर मान लो यही जो डेड अमाउंट हो चुका है, अब पैसा मिलना नहीं है, जो देने वाला व्यक्ति था उसने किसी कारणवश लिख कर दे दिया आपको, यहां तो लिखा नहीं है लेकिन पढ़ लेते, मिस्टर जी एग्री टू सेटल द फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई। उसने कहा जी मैं पूरा अमाउंट सेटल करने के लिए तैयार हूं, whether the acceptance of time bar debt contract is enforceable by law। बताइए क्या enforceable है? सवाल हमारे सामने ये आता है। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझना है दोस्तों, आपने अच्छी तरह से इस बात को आपने समझना है कि टाइम बार डेट के लिए अगर वो एग्री हो जाता है ना, तो वो एग्री कैसे हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्री होने के लिए उसे करना क्या है भैया, उसे लिख कर देगा, या तो यही डेटर खुद लिखेगा कि हाँ जी मैं आपका ये पैसा दूंगा, जो टाइम बाद डेट हो चुका था मैं दूंगा, मैं देने के लिए तैयार हूं, वो लिखकर साइन करे, या फिर उसका एजेंट इस बात को लिखकर साइन करके दे। अब चाहे वो एजेंट उसका स्पेसिफिकली इसी काम के लिए ऑथराइज किया गया हो, या वो इन जनरल उसका एजेंट है वो लिख कर दे, लेकिन शर्त यह है कि रिटर्न में होना चाहिए। अगर ओरली उसने बोल दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर ये रिटर्न में लिख कर दे दिया तो देखा जाए ये तो कह रहा है कि हाँ जी मैं आपका पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सामने वाले से क्या कुछ डिमांड कर रहा है, क्या सामने वाला कोई कंसिडरेशन दे रहा है क्रेडिटर, मिस्टर वायु से कुछ देंगे नहीं, इवन विदाउट कंसिडरेशन भी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह वैलिड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाई दिस वेरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ढंग से पढ़ेंगे इसे, ध्यान से करेगा इस प्रोविजन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जब प्रॉमिस की बात आए टू पे टाइम बार्ड डेट्स, तो इसमें क्या है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर और बाय हिज एजेंट, चाहे वो पैसा पूरा दे, 30 लाख में से चाहे 30 लाख देने की बात करे, 15 देने की बात करे, भाई जितनी भी बात कर लिख के दे, जो लिख कर दिया केवल वही पैसा आप ले पाओगे, चाहे पूरा चाहे इन पार्ट्स। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? किसका? टाइम बार डेट का। 30 लाख रुपया बाय डेट हो गया था यहां पर, उसका चाहे पूरा का पूरा पैसा लेने की बात कर, देने की बात करे, चाहे कुछ पार्ट देने की बात करे, ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, बाइंडिंग माना जाएगा, इवन दो देर इज नो कंसिडरेशन स्टिल इट इज वैलिड। शर्त क्या है कि या तो वो साइन करके दे या उसका एजेंट। अब यहां लिखा नहीं हुआ, लेकिन वो एजेंट चाहे वो स्पेसिफिकली इस काम के लिए उसने ऑथराइज किया हो, चाहे जनरली ऑथराइज किया हो, डजंट मैटर। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, यहां पर लोन दिया हुआ था भैया, वाई ने दिया जी को, हो गया टाइम बार डेट, डेटर ने मिस्टर जी ने अब कहा भैया मैं क्यों पैसा दूं, लेकिन बाद में वो मान गया कि ठीक है जी मैं आपकी फुल अमाउंट की पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। अब मान गया, लिख कर दे दिया अगर, तब तो माना जाएगा भाई, लेकिन मान लिया जाए क्वेश्चन में लिखा ही नहीं अभी, तो हम क्या माने, रिटर्न में लिखा होता तो हम कहते जी बिल्कुल ले सकता है, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसीलिए हमें दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी कि जी अगर ये लिखा होता तब तो 100% देना पड़ता, अगर ये लिखा ना होता, ओरल होता, तो देने की कोई जरूरत नहीं थी, राइट? सो रेफरिंग टू द अबव प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंटर्ड बिटवीन द पार्टीज पोस्ट टाइम बार्ड डेट, यानी टाइम बार्ड डेट पोस्ट हो जाने के उसके बाद की बात हो रही है, इट इज वैलिड। So Mr. G is bound to pay the agreed amount to Mr. Y provided the above mentioned conditions are fulfilled। तो कहने का मतलब यही है कि हम लिखेंगे दोनों बातें वहां पर, लिखना चाहे तो कि भाई अगर ये उसने इस केस में रिटर्न में दिया है तो डेफिनेटली वो पैसा ले सकता है, साइंड है तो जरूर ले सकता है, लेकिन क्वेश्चन में देखो मेंशन नहीं है, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि अगर ये कंडीशन पूरी करोगे
तब तो हम वैलिड मान लेंगे, तब तो पैसा रिकवरेबल है, अदरवाइज नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन यही करता हूं समाप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लिमिटेशन एक्ट से जुड़ा हुआ, और कंसिडरेशन का चैप्टर भी उससे जुड़ा हुआ था, जो भी हमारे इस पर्टिकुलर केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन, राइट? सो मेरे दोस्तों, ये सेशन मैं करूंगा समाप्त, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक